हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिंदाबाद। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। ये तस्वीरें आपने जो देखी, ये सीधा सीधा आज हमने लाइव आपको दिखाई है आदमपुर मंडी से, जहां पर अंतिम चरण के अंदर एक अलग ही खेल खेला गया है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग ही अंदाज के अंदर दिखाई दिए। और आज उन्होंने पहली बार कुलदीप बिश्नोई की मां जसवा देवी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उन्हें आगे स्टेज की तरफ भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा कुछ अलग ही कसीदे कसते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो स्टेज से ये तक कह दिया कि भाई पहले मतदान फिर भगवान, यानी कि पहले अगर कोई मरने वाला हो तो उससे पहले उसका मतदान करवाइए, उसके बाद भाई अगर उसको जाना हो भगवान के घर तो वो भगवान के घर जा सकता है। इसके अलावा पहले मतदान फिर कन्यादान, किसी के घर के अंदर अगर शादी हो तो पहले वो मतदान करे, उसके बाद कन्यादान करके आए। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री खट्टर ने एक बात और कही है कि भाई दुष्यंत चौटाला ने ये बात कही है कि भाई हमने जो है 3C यानी कि क्राइम और करप्शन तो खत्म कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस को खत्म करने की बारी है। तो सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा उन्होंने। बहुत ही सम्मानित आधुनिक हरियाणा के निर्माता, जिनको मैं बहुत सम्मान से विकास पुरुष मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, हरियाणा के सही मायने में दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरी माता श्रीमती जसमा देवी जी, बहुत ही कम उम्र में ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूने वाले स्पष्ट वक्ता मेरे मित्र अजय जी के बहुत ही होनहार पुत्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, यहाँ पर उपस्थित भाजपा झजपा के उम्मीदवार अजीज भव्य बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में बहुत ही पॉपुलर मंत्री श्री अनिल विज जी, आदमपुर हल्का, सरसा जिला, बिहार जिला, जिनको अपनी सर आंखों पर बिठाता है, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे यहाँ पर हमारे आदमपुर विधानसभा के इस बार के उपचुनाव के प्रभारी श्री जेपी दलाल जी, श्री कृषि मंत्री हमारे श्री कंवरपाल जी, बहुत ही मेहनत कर रहे मेरे बड़े भाई रणबीर गंगवा जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी हरियाणा सरकार में मंत्री, जननायक जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता एवं प्रधान आदरणीय सरदार निशांत सिंह जी, भाजपा के पूर्व प्रधान श्री सुभाष बराड़ा जी, और बहुत ही मन से हमें आशीर्वाद दे रहे श्री मनीष ग्रोवर जी, श्री अनूप धानक जी, यहाँ विशेष तौर पे हमें आशीर्वाद देने आए, जिनके पिताजी चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह का हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रहा है, श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, मेरे बहुत पुराने मित्र ओजस्वी वक्ता मेरे भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, श्री संजय भाटिया जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, जो बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आए सरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा सांसद श्री डीपी वत्स जी, बाकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे संघर्ष के साथी जो हमारे 15 जोनों के प्रभारीगण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इतने जबरदस्त काम के समय में इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर हम सबको अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो पधारे हैं,
इसके लिए मैं अपनी ओर से मंचासीन सभी नेताओं की ओर से हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आधुनिक हरियाणा के निर्माता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो स्वयं यहां समय निकाल के आपको और हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को, वो भी विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद देने यहां पर पधारे हैं। साथियों, ये चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे हम कोई दौड़ में कई 500 मीटर की 1000 मीटर की दौड़ होती है, उस दौड़ में सब सारे धीरे धीरे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला दौर आता है, अंतिम वाला राउंड आता है या अंतिम चरण आता है, उस चरण में जो सबसे तेज भागता है, सबसे मेहनत करता है, वो गोल्ड मेडल लेके जाता है। तो साथियों, ये अंतिम चरण चुनाव का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण। अभी हमारे पास 2 दिन और 2 रातें बची हैं, इसलिए साथियों हमें ढीला नहीं पड़ना। आमतौर पे आप सोच लेते हैं कि चुनाव तो हम जीते पड़े हैं। निसंदेह चुनाव हम जीते पड़े और बहुत बड़े मार्जिन से जीते पड़े हैं, लेकिन वोट डालोगे और डलवाओगे तो मार्जिन बड़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। आप सब सर्वगुण संपन्न हैं। 4 उपचुनाव आपने पहले जीते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने जीते हैं, इसलिए आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको अगर मैं कोई सीख दूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। यहां पे तो हर वोटर, हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पे तो चौधरी भजन लाल जी की कथनी को अपने जवान पे रखते हैं कि भाई कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, ये मान सम्मान बहुत करते हैं, हलवा खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं वोट हम चौधरी भजन लाल परिवार ने देंगे। ये बात है कि नहीं भाई, बताओ। साथियों, इस चुनाव में हमारे बहुत से साथी प्रदेश भर से आए आप सबसे वोट मांगने, आपका साथ मांगने। उनसे या भव्य से या रेणुका से या मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, कोई खता हुई है, तो भाई मंच पे पंचायत पे मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन इसका गुस्सा किसी में मत निकालना, क्योंकि 1-2 जगह से मुझे पता लगा किसी की चाय छूट गई, कोई पूर्व मंत्री आए थे, ऐसे कोई बातें मेरे सामने आई, तो भाई ये गुस्सा के बोटा में ना काट दियो मारा के मारो पानी पी जा रहा कितने में। साथियों, मैंने बहुत सोच समझ के आप सबसे राय लेके मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इतिहास गवाह है, कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है। मैंने विधायक पद का इस्तीफा आपके कहने पर, आपके लिए दिया है, इस बात को आप जानते हैं। तो साथियों, मेरी कुर्बानियों को आशीर्वाद देना, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं मेरे आदमपुर वासियों को चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेके आना देना चाहता था, इसलिए यही सोच के मैंने इस्तीफा आपके सामने दिया। मैं मन से आपको बताता हूं, मैंने हर गांव में आके आपको बताई है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। विपक्ष में होते हुए भी जब जब मैं इनके पास कोई फरियाद लेके गया, इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। ये क्वालिटी या तो मैंने चौधरी भजन लाल जी में देखी थी या माननीय मनोहर लाल जी में ये क्वालिटी मैंने देखी है। बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। मैं आज कुछ ज्वाइनिंग से कुछ महीने पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया,
मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी के अंदर की बात करूंगा, बाकी तो हर गांव के काम जो मैंने कहे वो इन्होंने किए। सिर्फ एक मंडी की मिसाल में देना चाहता हूं। मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ सीवर की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बरसाती पानी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कितने का एस्टिमेट बन के आता है? तो मैंने कहा लगभग 70 करोड़ का बन के आता है। तो 1 मिनट तो इन्होंने सोचा, फिर कहा ठीक है मैं आपका कर मंजूर करता हूं। मैंने इनको कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आदमपुर हल्का है, काम कर दियो, वोट मानने देंगे। वोट बीजेपी ने कौन दिया, वोट मानने देंगे, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, हरियाणा वासियों के लिए कितना प्रेम, कितनी भावना इनके मन में है। इन्होंने कहा कि भाई कहें वोट कुलदीप आपको दें, लेकिन है तो मेरे हरियाणवी ना, मेरे परिवार के लोग। साथियों, ये छोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का दिल बड़ा हो, जिस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार हो, आपके लिए स्नेह हो, हरियाणा वासियों के लिए, वही व्यक्ति ये बात सोच सकता है। मैं इनको बधाई देता हूं। मैंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी को फोन किया, इनको मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी की सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं, आपका महकमा है, आपका हमारा राजनीतिक चाहे अलग पार्टी में चुनाव लड़े दूसरे के सामने, लेकिन हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं उस पारिवारिक रिश्ते के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें कुछ बजट आप आदमपुर मंडी के लिए दीजिए। मैंने बजट कम मांगा, लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 29 करोड़ 32 लाख का बजट हमारी मंजूर किया सड़कें गलियों का आदमपुर मंडी के अंदर। ये भी कोई साधारण बात नहीं। तो साथियों, इतना बढ़िया पार्टी, इतना बढ़िया गठबंधन और ऐसा माहौल जहाँ पे जो लोग काम करने में विश्वास करते हैं, जो भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए इस पार्टी में जाना मैं समझता हूं मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया फैसला था। फैसले तो पहले ही मैंने बढ़िया करे, याद आ गई बात भाषण देते देते, लेकिन थे मैंने बड़ी जल्दी मन गाल काटने लग जो सारी बीमारी बहुत ज्यादा है। हमने जब बीएसपी का और हमारा गठबंधन हुआ, हजका का और बीएसपी का, तब सब लोगों ने कहा यहाँ पे क्या कमाल का फैसला है कुलदीप, आपने लठी काट दिए। जब गठबंधन टूटा तब आपने कहा कुलदीप ने तो राजनीति को नहीं की जरूरत थी करण की। फिर हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ, तब आपने कहा कि भाई क्या कमाल का फैसला है, कुलदीप से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता दिमाग वाला। फिर किसी कारण से गठबंधन टूट गया, फिर आप कह लें कुलदीप की जरूरत थी करण की, थान तो पॉलिटिक्स करनी को नहीं आवे। तो इस पर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक राजस्थान में एक आदमी की गाड़ी खराब होगी बिल्कुल टिब्बों में जाके, और वो वहाँ पे ढूंढता रहा कई घंटे, मई जून का महीना, पसीनों से तरबतर, और वो ढूंढता घूमता फिरता रहा। तो एक दूर एक छोटा सा मकान उसको नजर आया। तो रेगिस्तान पे चलता हुआ मकान पे घंटी बजाता रहा, तो बहुत देर तक कोई आया नहीं। उसने कहा देखो क्या एक जमाना होता था, अतिथि परम भव देवो भव, और अब कोई आदमी आ नहीं रहे, कितने घटिया लोग हैं। तो तभी एक आदमी ने दरवाजा खोला, उसने कहा जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहा रहा था इसलिए मेरे घर में कोई और था नहीं, मैं खोलता हूँ। तो बंदा कहा देखो कितना बढ़िया आदमी है, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मैं तो जाने ही को नहीं मने। फिर उसने कहा जी आप आइए अंदर बैठो, पंखा चलाया उसने, और उसने कहा कि भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। उसने कहा कितना बढ़िया अतिथि देवो भव निभा रहा है, कितना बढ़िया आदमी है। तो वो आदमी चला गया पानी लेने, वो 15 मिनट 10 मिनट आया नहीं, तो उसको गाड़ी निकाल लग गया, मन में थाड़े ढड़ा कि कितना बेकार आदमी, पानी को पूछने गयो, पानी दे ना ही पावा रही बढ़िया, झूठ बोल रहे पूछो, ये बेकार आदमी को नहीं कोई। तभी वो आदमी लेके आता है अपने हाथ में एक गिलास, और वो कहता है जी मैंने सोचा आप इतनी गर्मी में आए हो तो पानी क्या मैं आपको सिकंजी दे देता हूँ। उन्होंने कहा देखो कि तो बड़ी आदमी है, पानी हो क्यों सिकंजी ले रहा गया तो। फिर उसने घूंट मारी सिकंजी के, तो सिकंजी फीकी। तो कहता कितो घटिया आदमी है, गर्म पानी ले जाओ, चीनी कौन गाती के अंदर। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे हाथ में चीनी थी, फाका था उसके। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं सोचा था आपकी शुगर है कि नहीं है, इसलिए मैंने गाती को नहीं, तो लो पी लो कि तो बड़ी आदमी है। तो थारी बा बीमारी है, फैसले सही गलत बड़ी जल्दी करने लग जाते हो, आप विश्वास रखा करो हमारे ऊपर। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको कह रहा था कि इस इलाके में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस इलाके में लोग नाराज जरूर हो सकते हैं,
चौधरी भजनलाल जी से भी कई बार नाराज होया करते थे। मैं छोटा या वोट मांगने आता था तो पिताजी से भी लोग नाराज होया करते थे। वो नाराजगी मेरे से हो सकती है, लेकिन खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से और बाप बेटे से भी हो जाता है, लेकिन खिलाफ दुश्मन से होता है। और चौधरी भजनलाल का परिवार कभी आदमपुर हल्के का दुश्मन नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग सब जानते हैं। 2019 की बात बताता हूं मैं आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री को। 2019 में मैं चलो नाम नहीं लूंगा, अच्छा कौन लगा है, एक परिवार के मुझे पता लगा हमारे नाराज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं चला गया उनके पास। मैं जाके, वो 85 साल के करीब उम्र थी उनकी, तो मैंने जा कहा जी मैं कोई नाराज़गी होगी तो मैंने माफ़ कर दो, मैं वोट मांगने आया सारा हूँ। तो पिताजी का साथी पुराना पूरा गर्म, बोलो तने वोट दू ही कौन मैं की हालत में, बोलो भजनलाल मेरे ब्याह में आयो, भजनलाल मेरे छोरे के ब्याह में आयो, भजनलाल मेरी छोरी के ब्याह में आयो, और तू मेरी पोती के ब्याह में कौन आयो, मैं तने वोट दू ही कौन की हालत में। तो मैं आधा घंटा पौना घंटा मैं उनको मनाता रहा, नहीं माने। पहली बार हुआ इतिहास में कि आदमपुर हल्के में मैं या पिताजी या हमारा परिवार किसी घर गया है, वो सुना दे फिर मान जाए हमारी बात, वो माने नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानना मेरा। मैंने कहा वोट दे ही हो हर हालत में। तो मैं पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद शाम को मैं उनके घर गया। मैं कहा देखो श्री हाल के आएंगे। मैंने कहा अंकल जी आपका तो अब हो गया गुस्सा ठंडा अगली बार। तो बोलो कुलदीप मैं सोच के गया था कि मैं वोट दूं ही कौन कुलदीप ने अब की बार, लेकिन जब मशीन पे बटन मेरी आंगली की ओर का नहीं गई कोनी की हालत में, अब मेरे दिमाग में ये रहा कि भाई मेरे गले से, कि मेरे हाथ से चौधरी भजनलाल परिवार की नस कौन बांट सकूं मैं। तो इस प्रकार की भावना मैंने किसी हल्के में नहीं देखी। मैंने भिवानी से भी लोकसभा का चुनाव जीता, पिताजी ने फरीदाबाद से लोकसभा जीता, करनाल से जीता, हमने हिसार से जीता, लेकिन इस प्रकार का अपनापन और प्यार मैंने लोगों के मन में नहीं देखा। रेणुका की सहेलियां कुछ गांव में घूम रही थी एक जगह, वो लोग इतना मंडी में गया बाजार में, इतनी नाराज मेरे से, इतना नाराज वो दुकानदार, तो ये समझाने लगी रेणुका की सहेलियां कि नहीं नहीं थारो परिवार है, वोट कुलदीप ने दियो। बोले आपको किसने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा उसको, वोट कुलदीप नहीं दूंगा, वे नहीं दूंगा मैं, लेकिन मैं नाराज हूं इनसे पूरा। तो यहाँ लोग नाराज हो सकते हैं, यहाँ लोग खिलाफ नहीं हो सकते। तो साथियों हमने कई दौरे गांव के लगाए। आज अंतिम चरण जैसा मैंने कहा, अंतिम चरण में जैसा मैंने कहा, गांव में गया, लोगों में बड़ी हैरानी, लोगों में बड़ा गुस्सा। लोगों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा हमारे कने वोट मांगने आवे है। और मैंने लोगों को याद कराने की कोशिश की 2008 का उपचुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और आदमपुर हल्के में यहाँ चुनाव था, और 2008 में क्या नारा दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, लोगों को याद था, उन्होंने याद दिलाया मुझे कई गांव में, मैंने अपने भाषणों में उसको ऐड नहीं किया था। लोगों ने कहा कि 2008 में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरा नाम भूपेंद्र हुड्डा है, मैं मुख्यमंत्री हूं हरियाणा का, मैं जिसका हाथ थाम लेता हूं मैं हाथ छोड़ता नहीं हूं। आप आदमपुर वालों मुझे वोट देना या मत देना, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा थारा विधायक, थारा मुख्यमंत्री रहेगा। 2008 की बात थी। उसके बाद 6 साल मुख्यमंत्री रहा। आप गवाह हो, गांव के लोग ही गवाह थे। अगर एक भी काम आदमपुर हल्के का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मन से किया, रूटीन काम तो यह करते हैं, बल्कि लठ मारे थारे। आपको याद दिलाना चाहता हूं 2010 में जब हमारा यहाँ से नौकरियां, पानी, बिजली, विकास का पैसा सब यहाँ से खोज के ले गया, तब विधानसभा घेराव मैंने किया था, आप जानते हैं। अब मेरे साथ आप में से बहुत से साथी वहाँ चंडीगढ़ गए थे विधानसभा घेराव करने। लठ पड़े थे, कौन पड़े, थारा सारा गया। वो पीछे से आवाज कौन गई। मैंने कुलदीप बिश्नोई कोई अपनी फैक्ट्री खुलवाने नहीं गया था, कुलदीप बिश्नोई कोई अपना होटल खुलवाने नहीं गया था। मैं भेदभाव के खिलाफ गया था, मैं आदमपुर हल्के के अन्याय के खिलाफ गया था। आज जिस आदमी ने लठ मारे आपको, आज वो और उसका छोरा आके कहते हैं हमारा साथ दो, हम आपको वोट देंगे। किस शर्म किस मुंह से आप वोट मांगते हो। दीपेंद्र हुड्डा का मैं भाषण सुन रहा था, क्या हमारे को वोट दो, 2024 में आपके काम करेंगे। तो दो साल सारा काम कौन करेगा भाई, सरकार तो हमारी डंका की चोट पे है, कौन काम कर। 2024 में कौन सी सरकार आ रही है। हमारे पास इतने विकास पुरुष, विकासशील मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, इनके होते हुए 2024 क्या 2029 की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बना के दिखाएंगे, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। इसलिए साथियों, मेरे को कहा गया कम बोलना है। मैं आभारी व्यक्त करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी का और केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने भव्य बिश्नोई को यहां से टिकट देके अपना नुमाइंदा बनाया। साथियों, चौधरी भजनलाल जी के युग
बड़ी मुश्किल से हमारे पास मौका आया कि हम वो दौर वापस हमारे पास आ रहा है। जैसा मैंने कहा, ज्वाइनिंग के बाद ही मैंने 530 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दी थी और उन्होंने 1 मिनट में उनको हाँ किया। ये एक शुभ संकेत है कि चौधरी भजनलाल जी का दौर हमारे आदमपुर हल्के में वापस आ रहा है। इसलिए साथियों, खोना नहीं है ये मौका, चूकना नहीं है ये मौका। इतने वोटों से भव्य को जिताओ, इतने वोटों से भव्य को जिताओ कि 2024 में कोई टिकट मांगने वाला कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के से ना मिले तो जीत का मजा है, नहीं जीत का मजा हमारे को नहीं आएगा। ये बात आपको करना चाहता हूँ। भव्य बिश्नोई के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। स्कूल के टाइम से स्कूल में ये हेड बॉय रहा, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 10 मैट्रिक में स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 12वीं क्लास में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करी और वहाँ ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेकंड मास्टर्स करने गया था। पिताजी के नाम पे भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन भव्य चला रहा। पिछले कोरोना काल में 60 लाख से ज़्यादा परिवारों को भव्य ने मुफ्त खाना और मुफ्त दवाइयाँ पूरे हिंदुस्तान भर में बांटी। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप जानते हैं। हर साल एक परिवार के एक बच्चे को ये विदेश में पढ़ने के लिए फ्री भेजता है। 11 हिंदुस्तानी और विदेशी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। किसी का उप प्रधान है, किसी का स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, सामाजिक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। और कितना काचा सोना छोरा थाने दिया, थाना हल्के के अंदर थाना और के जी खूबसूरत है, हैंडसम है, सारा इतना बढ़िया छोरा थाने आपके इलाके के अंदर आपको मिलने आ रहा है। इसलिए साथियों, इन लोगों से घबराना नहीं। मुझे आज सुबह कोई आदमी मिला, बोला जेपी गुंडागर्दी कर सका है। मैं बोलो जी, हमारे चौधरी भजनलाल परिवार से ज़्यादा शरीफ नहीं दुनिया में, लेकिन कोई गुंडागर्दी करेगा तो सारा गुंडा हमारा नीची नीची है। सब परवाह ना करियो किसी बात की आप लोग। और जयप्रकाश तो वैसे भी यहाँ कोई लश्कर लड़ने को नहीं है, तो रुपया कमान आयो है। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना कि बहुत मुश्किल से फिर दोहरा रहा हूँ मैं, हमारे पास मौका आया है कि हम एक अपना घर, अपना परिवार हम दोबारा सशक्त और मजबूत करें। आने वाली 3 तारीख को हम भव्य काम पहले मुझे बताओ, वोट कौन सी तारीख को पड़ रहे हैं और मशीन पे नंबर कौन सा है हमारा, और ये भजनलाल जी की पीढ़ी कौन सी है? तो तीसरी पीढ़ी, 3 तारीख, तीसरा बटन कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता के, भारत माता के। अपना टारगेट चंडीगढ़ है। भारत माता के। मंच पर विराजमान हमको सबको इस चुनाव में जिनकी भी भागीदारी है, चाहे हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे चुनाव को जितवाने वाले हमारे कार्यकर्ता, नेता, दोनों पार्टियों के सब कार्यकर्ता, इन सबको आशीर्वाद देने के लिए आज मंच पर पधारी हमारी बड़ी बहन पूर्व विधायक श्रीमती जसमा देवी जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, इस इलाके में जो चौधरी भजनलाल जी की अपनी कर्मभूमि रही है, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले बहुत ही हमारे कर्मठ नेता हैं। आपकी लगातार वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ऐसे भाई कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, मंत्रिमंडल के सभी साथी यहाँ बैठे हैं। मुख्य रूप से हमारे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, और साथ ही आज के इस पूरे इस कार्यक्रम के, इस अभियान के, जिनको मैं कहूं कि आज के नेता हमारे भाई दिव्य बिश्नोई जी,
भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, सभी हमारे मंचासीन और सामने बैठे नेतागण, कार्यकर्तागण, और आज मैं इस पूरे चुनाव अभियान में दूसरी पार्टियों को छोड़ करके बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता उन पार्टियों के जिन्होंने इस अभियान में अपना सहयोग देने के लिए हमें ज्वाइन किया है, ऐसे शामिल होने वाले सभी बंधुगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज एक विशेष दिन है और विशेष दिन इस नाते से मैं दो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम आज के दिन हैं, पहला तो जैसा सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, वो है हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस। हरियाणा बने 56 साल हो गए हैं। 56 साल पूर्व हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय की उनको संभाल होगी। बहुत सी शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हरियाणा पता नहीं इसका अस्तित्व बना रहेगा कि वापस खत्म हो जाएगा, ये अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये अपने लोगों को काम को रोजगार कैसे दे पाएंगे। यहाँ दक्षिण हरियाणा में तो बिल्कुल कोई घास भी उगता नहीं है, पानी पहुँचता नहीं है, उद्योग नाम की कोई चीज़ नहीं है, शिक्षा के संस्थान भी बहुत कम थे, रोजगार भी कम थे। लेकिन आज का हरियाणा, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज देश भर के जितने प्रांत हैं, सब प्रांतों में हमारा स्थान नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दर्ज होता है। इसी प्रकार दूसरा अवसर भी आज बहुत पवित्र दिन है। आज गोपाष्टमी का दिन है। गौ माता की हम पूजा करते हैं आज के दिन। मुझे भी आज प्रातःकाल हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने महाराजा अग्रसेन जी की भूमि अग्रोहा में जो गौशाला है, वहाँ पर गौ माता की पूजा कराने का मुझे अवसर मिला। मैं इनका भी धन्यवादी हूँ। और आज देश की जितनी हमारी आस्थाएं हैं, जितने हमारे ऐसे प्रतीक हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस नाते से इस काम को हम बरकरार रखें ताकि हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहे। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय अगला जो है वो है हमारे इस चुनाव का आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रारंभ होने में अब मात्र 42-43 घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय ये जो संदेश है यहाँ से, इस मंच से आप सब लोगों को, सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने जो आपको दिया है, हमको इस बचे हुए 42 घंटे में हर घर में वो संदेश पहुंचाना है, क्योंकि ये आखिरी चोट है। जब कहते हैं ना कि लोहा लोहार लोहे पर चोट मारता रहता है, 50 चोट 100 चोट लग गई, लेकिन आखिर लोहा कटता तो आखिरी चोट पर है। आखिरी चोट का मतलब ये नहीं कि पहले वाली चोट का महत्व नहीं है, उनका अपना महत्व होता है, लेकिन जो आखिरी समय होता है वो बहुत सावधानी का होता है और उस सावधानी के समय हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये जो है अवसर, ये केवल एक चुनाव नहीं है, इसको एक मौका करके हम लोगों को अपने सामने रखना एक विशेष मौका है, विशेष अवसर है। ये सारे प्रदेश का, देश का चुनाव नहीं है, केवल हमारी जो 90 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन भी 2 साल के लिए है। और ये बाई इलेक्शन उन लोगों के बीच में है जो लोग 26 साल से वनवास में बैठे हैं। सत्ता का वनवास से बाहर निकले आप लोगों को 26 साल हो गए हैं। अब बात अलग है कि आपके साथ बीच में एक धोखा भी हुआ है। 2005 में
जब चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें जीती गई थी, 67 सीटें जीती गई थी। लेकिन उस समय रातों रात वो अगर सही असल मायने में धोखा हुआ तो आदमपुर के लोगों के लिए हुआ, बाकी हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता इतना। क्यों? चौधरी भजन लाल जी उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। रातों रात षड्यंत्र रचा गया और जिन्होंने षड्यंत्र रचा आज वो आपके बीच में हैं, आए हैं, झोली पसार रहे हैं, मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं वो वोट की भीख? उनको कोई हक नहीं है। जिस जनता से उन्होंने धोखा किया हुआ है उस जनता को अब वो फिर से रंग बदलते हुए यहां भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा। यहां बैठे सब लोगों को पहचानना होगा और जो यहां का वोटर है, जो आज घर में होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा पड़ोसी होगा, हमारा भाई होगा या दूर आस पास के गांव का व्यक्ति होगा, सबको यह संदेश पहुंचाना है कि ये मौका है, ये मौका है हिसाब किताब चुकता करने का। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया 2 साल का ये चुनाव है, 2 साल के लिए है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा। मित्रों, हम लोग पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पहले दिन से 2014 में हमने जो संकल्प लिए थे, 2014 से जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3 C के साथ हमारी लड़ाई है और इन 3 C ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी C थी, वो C थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए, न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। केंद्र की भी इनकी जो सरकारें थी वो भी जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इधर उधर घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए, तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना में से। तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने एक फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता है। उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है,
ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी वहां। एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा, लेकिन निशान अलग अलग रखे, संविधान भी अलग रखा। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतने वर्षों के बाद उस विशेष दर्जा को समाप्त करके धारा 370 और 35A को, संविधान की धाराओं को, और निष्प्रभावी कर दिया। आज उस विषय का, और हमने इसे एक बन करके सूत्र देश के साथ अखंडता का ये काम किया। मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से, मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। एक सरकार इनकी राजस्थान में बची है, छत्तीसगढ़ में बची है। राजस्थान में भी सरकार हिंडकोले खा रही है, चोले खा रही है। पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इनको कुछ बचाना ही है तो पहले राजस्थान की सरकार को बता लें, फिर ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने इनको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बचा कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी दो ही लोग हैं, दो नेता इनके, एक पिता एक पुत्र, लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है। कोई नेता तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो आदमियों की पार्टी रह गई है। और दो आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कोई। जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए हैं। हम लोगों ने भी आपके सहारे तय किया है कि एक नेता इनके जींद में आए थे, इसी प्रकार इंपोर्ट होकर के हमने उनको पैक करके कैथल भेज दिया था। वो भी ये बाई इलेक्शन था। और इस बाई इलेक्शन में फिर से कैथल के एक और को लेके आए हैं। आप सब मिल करके संकल्प करो कि इनको भी पैक करके 6 तारीख को रास्ता कैथल का दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट यहां आया है, इसके मन में भी कोई आपके बारे में अच्छा विचार नहीं है। हमेशा आप लोगों को ये गालियां देता रहा है, चुनाव के समय हो या इससे पहले हो, तरह तरह के शब्दों की गालियां दी हैं। मैं शब्द वो दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता होगा। इस क्षेत्र के लोगों को गालियां दी हैं, और केवल यहां के क्षेत्र के गालियां दी होती अलग बात है। जब 2014 में इनको टिकट नहीं मिली थी, तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कितनी मनमन की गालियां दी थी कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान करनी होंगी और आगे भी ध्यान करानी होंगी। मित्रों, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सिद्धांतों के नाते हमने चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के जीवन को सुखी करना हो, और चाहे उनको ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा दिलाना हो। मैं कह रहा था 3 C से हमने छुटकारा दिलाया है। क्राइम के ऊपर हमने चोट की है, हमने करप्शन के ऊपर चोट की है, और हम एक और बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करती, और इन्होंने खूब जातिगत पॉलिटिक्स की है। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते हैं। जब 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, एक नारा उस समय दिया था, हरियाणा एक, आगे हरियाणा एक, हरियाणा एक। हमने उस समय इसीलिए दिया था कि हम सब मिल करके चलेंगे। और हमारा तो ये स्वभाव रहा है, सरकार में आने के बाद अगर किसी जगह से हमारा वोट नहीं कम भी आया है, हमारा विधायक सांसद नहीं भी बना है, हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का काम किया, विकास का काम कराया है। अगर मैं कहूं तो आदमपुर क्षेत्र में भी पिछले 5 साल में 300 करोड़ से ऊपर के काम हमने कराए हैं। लिस्ट है मेरे पास, एक एक गांव की बता सकता हूं मैं,
एक एक गांव की बता सकता हूं। और इस बार अभी क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड में 2 साल हमारा काम बहुत ढीला रहा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपके नेता कुलदीप बिश्नोई जी का, इनके जज्बे का सम्मान करता हूं। जज्बा कितना है, विपक्ष में रहते हुए भी ये आते थे, काम की लिस्ट लेके आते थे, बैठ जाते थे, सीएम साहब ये काम मुझे जरूर कराना है, मुझे अपनी जनता के लिए यहां से काम करा के ले जाना है। हम भी कहते हैं आप जो काम बताओ सारे काम करा देंगे। हमने इनके कहने पर बहुत काम कराए हैं। काम के नाते अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो इस ढंग से करता हूं कि हमने 5 एस को प्रमोट किया है। 5 एस क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। इन 5 चीजों के ऊपर आधारित होकर के हमने जनता की सेवा की है। और ये 5 काम अगर ठीक से चलते रहे, इनके प्रोग्राम ठीक चलते रहे, इनके प्रोजेक्ट ठीक चलते रहे, तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और जनता को सुख भी मिलेगा, जनता आगे भी बढ़ेगी। हाँ, इन 5 एक्स को आगे बढ़ाने के लिए एक एस और बहुत जरूरी है, और वो एस क्या है? वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमने ठीक 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था, और उस सुशासन दिवस पर आईटी के प्रयोग तरह तरह के करके हमने आगे काम चलाए शुरू किए थे। आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ जरूर उठाया होगा हर किसी ने। हमने देखा कि जनता यहाँ से दौड़ी दौड़ी पहुँचती है अपने वाहन लेकर के, बस में जा करके, ट्रेन में जा करके चंडीगढ़, मंत्रियों के घरों में, सीएम के घर में डेरे लगा के बैठे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, 3-3 दिन तो बैठे रहते हैं। काम कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी सुनाई होती है, नहीं होती है। अध्यापक का ट्रांसफर करा के लेके आए, घर पहुंचे तो ट्रांसफर कैंसिल हो गया, फिर दौड़ पड़े। ये सिलसिले हमने देखे हैं। हमने कहा इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ग्रीवेंस, लोगों की कष्ट, कठिनाइयां, समस्याएं, इसकी शिकायत करनी है तो सीएम विंडो पर कर दो, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका काम होकर के आपके घर पता लग जाएगा ये काम आपका हो गया। 12 लाख सीएम विंडो के अंदर हमने काम किए हैं लोगों के अब तक, 12 लाख। अगर ये 12 लाख यहां से चंडीगढ़ आना जाना रखते तो हर तरह का नुकसान था, समय इनका लगता, पैसा इनका लगता, परेशानी इनको होती। अध्यापक हमारे ट्रांसफर के लिए दौड़े रहते थे। हमने सभी ट्रांसफर को कहा कोई आने की जरूरत नहीं है, हम एक ऑनलाइन पॉलिसी बना देंगे, आपसे पूछ लेंगे कहाँ जाना चाहते हैं, सीनियोरिटी के आधार के ऊपर उनको भेज दिया जाता है, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता है। आप बताइए, अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए अब कहीं भागदौड़ करनी पड़ती है? कहीं करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। अब जब विषय आया लोगों को रोजगार देने का, रोजगार के लिए भी हमने पहले भी पर्याप्त काम किए हैं। मैं इसमें अगर एक एक क्रम बताता हूं तो जैसे शिक्षा की बात कही है, शिक्षा में पूरे हरियाणा में हमने मैपिंग कराई कि कोई छात्रा 20 किलोमीटर से दूर पढ़ाई के लिए उसको, बल्कि 10 किलोमीटर के दूर, 20 किलोमीटर दायरे में एक स्कूल होगा, ताकि कोई भी बेटी बच्ची हमारी 10 किलोमीटर से ज़्यादा उसको ट्रैवल न करना पड़े। जब मुझे पता लगा कि आदमपुर क्षेत्र में भी यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, केवल एक आदमपुर में कॉलेज है और कहीं नहीं है, बालसमंद के अंदर हमने कॉलेज घोषित किया और वहाँ का कॉलेज स्कूल शुरू हो गया है, बिल्डिंग उसकी बनने वाली है और वो जल्दी उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। कितने स्कूल अपग्रेड हमने किए। अध्यापकों की भर्ती चल रही है। निश्चित रूप से अध्यापकों की कमी एक देखी गई, क्योंकि तरह तरह की भर्तियाँ कांग्रेस के टाइम के ऊपर वो खारिज होती रही। कोर्ट ने कभी किसी कारण से खारिज कर दी, किसी कारण से खारिज कर दी। अभी भी एक भर्ती जेबीटी की सुप्रीम कोर्ट में जाके, और वो जाके हमने उसको क्लियर कराया है। हम उनको क्लियर कराने के लिए लगे हुए हैं। इनकी पीटीआई की भर्ती यानी वो कैंसिल हो गई, इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के टीचर उनकी कैंसिल हो गई। कितनी भर्तियां कैंसिल हुई, लेकिन हमने इन 8 साल में जितनी भर्तियां की हैं, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। और अभी ग्रुप डी की भर्तियां 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसकी परीक्षा सीईटी होने वाली है 5 और 6 तारीख को। 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें से कम 40,000 से के लगभग ये बच्चे उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा मेरिट के ऊपर सबको नौकरियां देते हैं। इस इलाके में भी हमें किसी ने सिफारिश नहीं की तो भी 600 से ऊपर नौजवानों को भर्तियां आदमपुर के अंदर हुई हैं। मित्रों, गरीबों की भर्तियां,
मुझे 2 यहाँ के परिवार मिले, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। और जिसकी जानकारी जो मुझे दी गई है उसमें अगर कुल मिलाकर 2 लड़कियां यहाँ मुझे बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर बनी हैं, गरीब परिवार की। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबन का काम करते हैं, हम लोग उनकी सुरक्षा का काम, सुरक्षा के नाते से हमारे रक्षा मंत्री हैं, बहुत बारीकी से नाकों में दम किया हुआ है जो अपराधी लोग हैं और जो इस प्रकार के और गलत काम करने वाले, नशा बेचने वाले ऐसे लोगों को और कहीं ठहरने की जगह नहीं है। उनकी जान जो है उनकी नाभि में होती है, नाभि क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका आर्थिक गोलमोल धंधा होता है, उसको पकड़ करके उनको बाहर किया है। अब सब हाथ खड़े करके और भाग रहे हैं कि हरियाणा में हम नहीं रुकेंगे। तो मित्रों, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हमारा आदमी वो स्वाभिमानी भी है, उसके मन में कुछ काम करके अपने आप को आगे बढ़ा के खुशी बहुत मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अब स्पोर्ट्स का काम यहाँ गांव-गांव में हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, खेल खिलाड़ी बने हैं, मेडल मिलते हैं, मेडल के बाद उनको नौकरी मिलती है, उनको बहुत एक प्रकार से जो उनकी राशि है वो पर्याप्त मिलती है। मैं केवल इसलिए गिना रहा हूँ कि विकास के काम की बात अगर कोई की जाए तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जितना काम विकास भले विपक्ष में यानी यहाँ के विधायक हमारे थे, हमने उस समय किया है, और जब सत्ता में शामिल हो जाएंगे तो इस आदमपुर के इलाके को जो काम चौधरी भजनलाल जी ने अपने समय किया था, आप तुरंत फिर याद करेंगे कि हाँ, भव्य बिश्नोई जो है उस समय के कामों को देखते हुए आज भी उससे ज्यादा काम होंगे। ये 2 साल में आपको हम दिखा देंगे, इसका ध्यान रखें। एक बात और मुझे करनी है कि एक दुहाई देते हैं ये अनुसूचित जाति के लोगों की। मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति का प्यार आज दिखा रहे हैं। बताइए ना, आपने अशोक तंवर के साथ क्या किया? आपको प्रदेश का अध्यक्ष था, आज ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी था, प्रदेश अध्यक्ष आपकी शैलजा भी थी। आपको प्रदेश अध्यक्ष जाति के हिसाब से प्यारा नहीं है, आपको वो आदमी प्यारा है जो आपकी जेब में आ जाए, जो जेब में नहीं बैठा है वो आपका प्यारा नहीं है। इसलिए ये भूल से भी इस बात को हमने कहीं भी अपने नजदीक नहीं लगने देना। हमारे यहाँ जाति पाति का कोई नाम नहीं है, हमारे एक से एक कार्यकर्ता उसी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं जिस ऊंचे स्थान के ऊपर बाकी सब लोग बैठते हैं। देश की राष्ट्रपति इस समय जनजाति की है। आज तक जनजाति से कोई राष्ट्रपति नहीं बना, महिला तो बनी ही नहीं कभी। पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। उससे नीचे तो कोई ऐसा आंका जा सकता कोई जाति के हिसाब से व्यक्ति। तो इसलिए मित्रों, योग्यता के हिसाब से व्यक्तियों को हम जांच करके आगे लाते हैं, जिसकी सहायता की जा सकती है उसकी सहायता हम करते हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि अब ये जो डूबता जहाज है कांग्रेस का, एक सहारा थोड़ा लगा दो, निकालने में नहीं, डुबोने में। और अब तो भाई कांग्रेस कहां बची है? कांग्रेस बची भी नहीं है। जब आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी को विरासत को मालिक मारे कने इत आ गयो तो कांग्रेस कितनी रही है? कितने रहेगी कांग्रेस? कितने रही? नहीं रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस नहीं है, ये तो बापू बेटा अपनी इज्जत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाने के लिए किस तरीके से बच जाए। अब यहाँ केंद्र में भी इनका स्थान नहीं रहा है। अभी नई जो इनकी कार्यकारिणी बनी है उस कार्य समिति में से भी इन दोनों को निकाल करके बाहर कर दिया है, दोनों को बाहर कर दिया। उनको पता लग गया है कि किस प्रकार से कहाँ होगा। और जहां तक अनुसूचित जाति के नाते से कितने इनके कांड, अब ये मिर्चपुर कांड तो इसी जिले का है ना, इसी जिले का है ना, और अनुसूचित जाति के खिलाफ ही है, हिसार जिला मिर्चपुर। आज अब आकर के हमने उनके आवास की व्यवस्था ये डंडूर गांव की जमीन पर उनको बसाया है कि भाई प्लाट ले लो, आके बस जाओ। सालों से टेंट लगा कर वहां बैठे थे। तो एक एक चीज को इनको हम संभाल रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी बहकावे में आना नहीं। दो दिन बाकी बचे हैं, किसी प्रकार के बहकावे में आना नहीं तो इस बहकावे के नाम से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं राम रमी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरे राम रमी आप मुख्यमंत्री जब थे उस समय अगर की होती तो आज की जरूरत क्या पड़ती? उस समय तो आपने
चौधरी भजनलाल जी को धोखा दिया और इस इलाके में काम इसलिए नहीं किया कि चौधरी भजनलाल जी का एरिया है, कुलदीप यहाँ से विधायक है, जशमा देवी जी यहाँ की विधायक रही हैं, उस समय इसलिए इस इलाके को दूर रखा। और आज यहाँ के लोग इतने ना समझ नहीं है, यहाँ के लोगों को समझ है, यहाँ के लोग अपना हिसाब किताब करना जानते हैं। ठीक कहा कुलदीप जी ने कि यहाँ के लोग तो क्या कहा, नाराज तो हो सकते हैं लेकिन खिलाफ नहीं, या नाराज तो हो सकते हैं खिलाफ नहीं। और भाई जब ब्याह शादी आता है ना, इस ब्याह शादी में छोटी मोटी नाराजगी हुआ करती है। इस नाराजगी को ब्याह का दिन आते आते और सब दूर कर लिया करते हैं, फिर मिल बैठ करके उस काम को सिरे चढ़ाया करते हैं। इसलिए अब सब मिल बैठ करके अपने इस काम को सिरे चढ़ाओ। भव्य बिश्नोई बहुत हमारा युवा मित्र आने वाली 3 तारीख को प्रातःकाल सुबह सुबह नहा धो करके 7 बजे पोलिंग का टाइम है। एक बात बता करके बड़ी बात खत्म करता हूं, आखिरी बात। एरिया में 10 से 15%, सुनो 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो किसी आज के जो पार्टी के नाम है इनके वोटर नहीं होते, ना वो बीजेपी के हैं, ना जजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना इनेलो के हैं, ना और किसी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी का अलग एक नाम होता है। वो नाम बताऊं क्या होता है? वो नाम होता है जीत पार्टी। अब जोश आपको आ गया, लेकिन उनको कैसे बताएंगे कि जीत पार्टी हम हैं? उनको बताने का फार्मूला बता रहा हूं। वो फार्मूला ये है, अपने सारे वोटर सुबह सुबह 7 बजे सबसे पहले लाइन में लगने चाहिए। अगर वहां 100 की लाइन है, 80 अपने कमल निशान भव्य बिश्नोई को वोट देने वाले होने चाहिए। और जब 80 सुबह सुबह खड़े हो जाएंगे तो फिर वो कानों कान बात करेंगे। भाई आज तो जोर जो है कमल वाले का है, आज जोर भव्य बिश्नोई का है। और वो जोर की जो बात होती है वहां कानों कान चलती है। वो जो घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जीतेगा कौन, उन तक पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती है फिर वो बाद में आते हैं दोपहर तक वोट डालने। वो कहते हैं अपना वोट खराब क्यों करेंगे, हम तो जो जीत रहा उसी को डालेंगे। तो जो जीत रहा उसको डालेंगे, तो जीत का प्रमाण हमको सुबह सुबह वहां देना है। और सुबह सुबह देने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि भाई सवेरे सवेरे नहा धो के बिना नाश्ता किए कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। और भाई अगर खुशी का कोई मौका ऐसा आ जाए कि बेटी की शादी है शाम को घर में 2 तारीख को, तो सुबह सुबह 3 तारीख को कई बार जैसे कन्यादान करना होता है। अब उस बेटी का वोट तो यहीं बना हुआ है, आपने अगर वोट से पहले कन्यादान कर दिया तो वोट भी गया। तो इसलिए पहले मतदान फिर कन्यादान, ये एक राष्ट्र धर्म है। इस राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए सबका वोट डलवाओ। अगर कोई चारपाई पर बीमार भी पड़ा है, हमने फोटो देखे ना कई बार कि कंधे पे बिठा के ले आते हैं। बुजुर्ग हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई है उसको बिठा के ले आते हैं। अब वो कई बार तो आखिरी समय के इंतजार में बैठे होते हैं। लेकिन भगवान को भी कह दो कि पहले मतदान फिर भगवान। मैं उनकी आयु की लंबी कामना करता हूं सबकी, लेकिन राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से, और जो काम करने वाले लोग आपके सामने दिख रहे हैं, एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा, प्रदेश सेवा, देश सेवा, ऐसे लोगों के लिए वोट डाल करके अपना, अपने पड़ोसियों का, मित्र का, यार दोस्त का, सबका वोट डलवाएं। भारी मतों से भाई भव्य बिश्नोई को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी आप सबका धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। आप सब भाइयों का धन्यवाद करने से पहले आपका मैं थोड़ा सा इम्तिहान लूंगा, और वो नारा आप लगाओगे तो उसमें पता लग जाएगा कितने पास हो कितने फेल हो। जोर से नारा लगाना है, जीतेगा भाई जीतेगा, और जोर से जीतेगा भाई जीतेगा। और भाई बटन कहां दबाओगे, बटन कहां दबाओगे?
आदमपुर की क्या पहचान। चलो भाई, अब 6 तारीख को क्या नारा लगाओगे? जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। और भाई आप सबका धन्यवाद। सारे पास, फर्स्ट डिवीजन में सारे पास, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगण का, सभी विधायकगण का और पूरी जनता जनार्दन का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 3 तारीख को भूल मत जाना, 6 तारीख को फिर मिलेंगे, जीत की खुशी में फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। पहले तो आप सबको 97वें हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1966 में आज ही के दिन हमारे उन नेताओं ने जिस सोच के साथ ये हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया, मैं मानता हूं कि 57 साल के सफर में ये प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना। मंच पर विराजमान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, बहुत ही आदरणीय जसमा देवी जी, हमारे बीच में मौजूद जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई जी, मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारे साथ अनिल विज जी, जेपी दलाल जी, चौधरी रंजीत सिंह जी, बनवारी लाल जी, अनूप जी, मंच पर बैठे प्रदेश भर के सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित दोनों संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरा छोटा भाई और आप सबका लाडला, आपका भावी विधायक भाई भव्य जी, और आदमपुर हल्के के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों और खास तौर पर नाना नानियों, मामा मामियों, आदमपुर का एक रिश्ता मेरे साथ भी बेहद करीबी है और निरंतर आप सब ने उस रिश्ते को मजबूत करने का काम किया। और मैं तो अभी आते आते देख रहा था कैप्टन अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, इनका भी रिश्ता आदमपुर के साथ बराबर का ही है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आज आदमपुर ने एक मन बना रखा है, उस ताकत को और मजबूती के साथ अगले 48 घंटे दोनों संगठनों का एक एक कार्यकर्ता मिलकर आगे बढ़ाने का काम करे। और जो आदमपुर की जीत है, कोई 20 कह रहा है, 25 कह रहा है, 30 कह रहा है, मैं तो आपको यही विनती आग्रह के साथ आज कहना चाहूंगा कि एक नए रिकॉर्ड के साथ एक आदमपुर की धरा पर आयाम बनाने का काम। साथियों, आज 4 दलों के बीच में आदमपुर का चुनाव टीवी के हमारे साथी, अखबार के हमारे साथी दिखाते हैं। मैं तो इतिहास बता दूं विधानसभा का, एक दल के 1000 से कम वोट थे, दूसरे दल के 1994 वोट थे। मगर आज की परिस्थिति में अगर हम 2-4 हजार वोट की बात करें तो भी साथियों उनको खराब मत होने दो। नरमे को सीजन है,
नरमे के अंदर तो झाड़ फूस जब पूरा भी सूख जाए तो भी चुगाई करी जाए को नहीं करी जाए। तो आज तो टिंडा तोड़ के एक एक संभालने की जरूरत है। जाओगा एक एक वोट ने पकड़ोगा तो मैं गारंटी दूं कि भव्य ने थे रिकॉर्ड वोटा जिता कर अपनो विधायक बनाओ। साथियों, एक और सुनहरा अवसर है। कल ही मैं याद कर रहा था, विजेंद्र जी बैठे हैं। आज से 3-3.5 साल पहले मैंने, भव्य ने, विजेंद्र जी ने, तीनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। विजेंद्र जी जीत के लोकसभा में चले गए। 6 महीने बाद मैं जीत के उचाना से विधानसभा में चला गया। साथियों, भव्य पीछे रह गया था, ये मौका इसको भी मिल गया। इसको भी साथ के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी का कल रात का बयान है कि सरकार की नींव हिला देंगे। 3 साल पहले कहने लगे थे 15 दिन में सरकार की नींव हिला दूंगा। फिर कहने लगे 6 महीने में सरकार की नींव हिला दूंगा। फिर कहने लगे साल में तो सरकार गिर देंगे। किसान आंदोलन में कहने लगे सरकार गिर गई। आज हमने 3 साल 28 तारीख को पूरे करे और इन 3 सालों में एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने का काम किया है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए, प्रदेश के अंदर उन्नति, प्रदेश के अंदर निवेश कैसे आए और प्रदेश को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। साथियों, आज आप उठाकर देखो, आदमपुर शहर में 3 रेलवे फाटक थे। आज तीनों के ऊपर केंद्र से हमने इन सालों में मंजूरियां करवाई। भादरावाड़ा चालू हो गया, दड़ोली वाला बन रहा है और मंडी का अंडरपास जैसे ही दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट होंगे उसको हम शुरू कर देंगे। 6 महीने में उसको भी कंप्लीट कराने का काम। आज बात समझ से हिसार चले जाओ, वहां फ्लाईओवर बन रहा है। यह प्रगति है। निवेश बहुत होता है, मगर इस सोच के साथ कि निवेश से हरियाणा की जनता की प्रगति हो, इस सोच के साथ आपकी सरकार ने काम किया। साथियों, आज मंडी में बैठे मैं भी सीएम साहब को कह रहा था, प्रोक्योरमेंट पीक पर है। आज चाहे दाल की हो, चाहे वो नरमे की हो, चाहे वो जीरी की हो, किसान 2-2, 3-3 दिन मंडी में सोया करता था जब जाकर फसल उगती थी। मेरे को वो दिन भी याद है, आज से 5-6 साल पहले इसी किनारे में मंडी के कई आड़तियों ने धरना चलाया। बतौर सांसद हम भी आके बैठे, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा कि उठान नहीं हो रहा, भाव नहीं मिल रहा। आज सरकार ने 1 नहीं 13 चीजों पर एमएसपी देने का काम किया है। और साथियों, नतीजा देखो कि आपके इस मंडी के शेड के नीचे एक दाना अनाज का या एक फूस नरमे का नहीं पड़ा। सरकार ने तुरंत खरीद कर भंडारणों में उसको भिजवाने का, पेलों में उसको भिजवाने का काम किया। और केवल मात्र उठान ही नहीं, एक चीज और देखो। मैं कल बालसमंद में कह रहा था, एक किसान बाजरा लेके आया, 2 गोयल साहब थे, 1,09,000 गोयल साहब के खाते में हरियाणा सरकार ने 48 घंटे में ट्रांसफर कर उसके पैसे की पूरी भरपाई करने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, जिस सोच के साथ हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उस सोच के अंदर हिस्सेदारी और मजबूती देना चाहते हो तो आज आप सब मन बनाकर गठबंधन के हमारे इस उम्मीदवार को, युवा साथी को 3 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का काम करोगे। और जहां बात कांग्रेस की है, भ्रम बहुत फैला रहे हैं। गांव दर जाकर नींव हिलाने की बात कर रहे हैं।
इनका एक नेता तो देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहता है भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, पहले पार्टी जोड़ो यात्रा निकालने का काम करो। आदमपुर में चुनाव है, बाबू बेटों ने पूरा जोर लगा रखा है, पर पूछने का काम करो सुरजेवाला जी कहाँ है, शैलजा जी कहाँ है, किरण जी कहाँ है। और तो और जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते, आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है। साथियों, इस कांग्रेस को पूरा तोड़ दो, लोहा गर्म है तोड़ा मार दो। और मौका जब ही आएगा जब 3 तारीख को एक एक साथी अपना एक एक कीमती वोट भव्य के पक्ष में डालकर गठबंधन के उम्मीदवार को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करोगे। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि प्रदेश के अंदर प्रगति के अंदर हर हलके को बराबरी हिस्सेदारी देने का निर्णय हमने लिया, और आज उसका नतीजा है। मैं सड़कों की बात कर लूं तो आदमपुर के अंदर लगभग 100-125 करोड़ की सड़कें हम बना चुके हैं, और 70-75 करोड़ की सैंक्शन है, और 2-4 कोई रहेगी उसको भी तुरंत लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से सीएम साहब आपको आगे बता देंगे, चाहे वो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के अंदर बालसमंद के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, कई ऐसी चीजें हैं जो प्रदेश सरकार ने आदमपुर चाहे विपक्ष में रहा हो तो भी बनाने का काम किया, और अब तो सत्ता में हिस्सेदारी डालोगे तो दुगनी गति से आगे बढ़ाकर और आगे ले जाने का हम काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आपको दोबारा इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार मौका है, इस थकी मरी कांग्रेस को पूरा तोड़ दो और एक एक अपना वोट देकर हमारे इस युवा साथी को विधानसभा में भिजवाकर अपनी हिस्सेदारी बनाने का काम करो। करोगे कौन नहीं करोगे? देख लो कहीं आदमपुर वाला आज हटा लो, पोलिंग वाले दिन एक एक वोट की चुगाई करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। करोगा कौन नहीं करोगा? आप सब आए, पूर्ण आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। भारत माता की। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी और मेरी दादी श्रीमती जसमा देवी जी, हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा प्रांत के ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक, आप सभी के सुख दुख के साथी और मेरे मार्गदर्शक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, श्री वेदपाल जी, हरियाणा सरकार की बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जी श्री जेपी दलाल जी, श्री कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, मंत्री श्री बनवारी लाल जी, जननायक जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, श्री सुभाष बराला जी, अनूप धानक जी, श्री मनीष ग्रोवर जी, मेरे बड़े भाई हिसार के लोकसभा के सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, पूर्व में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर छत्रपाल जी, सांसद संजय भाटिया जी, सांसद कृष्णलाल पवार जी, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सांसद जनरल डीपी वत्स जी, श्री संदीप जोशी जी, पूर्व में मंत्री रहे श्री गोपाल कांडा जी, भाजपा के हिसार के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान भाजपा जजपा के बहुत ही सम्मानित विधायक, पूर्व विधायक, सभी सम्मानित साथीगण और यहाँ उपस्थित
आदमपुर हलके के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों और पत्रकार साथियों, योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर विकास पुरुष श्री मनोहर लाल जी का आदमपुर की पवित्र धरा में पधारने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मनोहर लाल जी की रहनुमाई में आज हमारा प्रदेश उन्नति और प्रगति की ओर तेजी से दौड़ रहा है। तो ऐसे में जो आज आप हमारे बीच आए हैं, मुझे और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इससे ज्यादा खुशी और गौरव का माहौल और अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता। मैं आभारी हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आदमपुर की महान जनता का विकास कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मनोहर लाल जी की और आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर प्रयास करूंगा। मैं आभारी हूं भाई दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने कल बालसमंद आकर और आज यहां पहुंचकर गठबंधन का धर्म निभाया है और हमारे चुनाव को मजबूती दिलाने का काम किया है। मैं आभारी हूं भाजपा जसपा के तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और नेताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अपने अथक परिश्रम के माध्यम से अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। मैं आभारी हूं आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा है। साथियों, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरी असली पूंजी है। आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इस चुनाव के दौरान यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो इस भरी सभा में मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। ये मेरा सौभाग्य भी है और मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। दादाजी ने भी युवावस्था में आदमपुर की सेवा की और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से, दादाजी से प्रेरणा लेके उन्हीं का स्वर्णिम दौर एक बार फिर आपके बीच में लाने का मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, आदमपुर आपका और हमारा घर है और आज कुछ भारी और गलत लोग हमारे घर में प्रवेश करके इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इनको रोकना है, क्योंकि हमारा घर मजबूत होगा तभी आप और हम मजबूत रहेंगे। और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदमपुर विकास का नया आगाज करेगा। तो इसीलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो साथी हमसे नाराज है, उसे मनाकर, जात पात से ऊपर उठकर हम सभी ने एक बार फिर एक परिवार होने का सबूत पेश करना है। आशा, उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को आप कमल के सामने वाला बटन दबाकर आदमपुर की उन्नति और प्रगति के लिए मुझे आशीर्वाद देंगे, ताकि हम सभी साथ मिलकर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर एक बार फिर आदमपुर में ला सकेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि आने वाली 6 नवंबर को आप और हम साथ मिलकर एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत आदमपुर में दर्ज करके मनोहर लाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं श्री मनोहर लाल जी का, भाई दुष्यंत जी का और भाजपा जसपा के तमाम साथियों और नेताओं का आदमपुर की पवित्र धरा में पधारने का पर आभार व्यक्त करता हूं और प्रण लेता हूं कि मैं अपना एक एक कर्तव्य, एक एक दायित्व पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर।
श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर